Hey guys, welcome back to my YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। और आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अगेन आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, और यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करेंगे जिस ट्रिक से आप लोगों के लिए ये चीजें जो है वो बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार हमारा दिमाग में ना बहुत कंफ्यूजन सी हो जाती है, तो हम इस टॉपिक का ना आंसर बहुत जल्दी नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी। सो बिना देर करे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए हर दिन एक ऐसी वीडियो लेकर आ रही हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी मैं यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर पूरे के पूरे नोट्स आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है जी। तो इट इज एन अपील टू एवरीवन दैट प्लीज गिव लव एंड सपोर्ट टू माय यूट्यूब चैनल। जितना ज्यादा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यार करेंगे, मैं उतनी ज्यादा आप लोगों के लिए नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आएगा, ना आए तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो एमसीक्यू जरूर आएगा अगर बोर्ड का पैटर्न बदल गया तो। अच्छा, तो अभी यहाँ पर हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। डिफ्लेशनरी आप लोग खुद कर लोगे क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट डिफ्लेशनरी होता है। सो इन्फ्लेशन या महंगाई किसी भी देश में कैसे होती है? अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हमारा 10th डे ऑफ मास्टर इकोनॉमिक्स इन 60 डेज, जिसमें हम आज ये यूनिट अपनी पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता क्या है कि जिस वक्त एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो उसका कारण होगा ना कुछ, कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पीपल हैव लॉट ऑफ मनी। सही बात है कि नहीं है? अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा इस तरीके से इकोनॉमी में बढ़ता जाएगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी, उस पर नियंत्रण करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस इनकम को कंट्रोल कर देंगे भाई साहब। ठीक है जी। अब इस इनकम को कंट्रोल करने के 2 मेजर्स होते हैं किसी भी कंट्री के पास, या तो वो मॉनेटरी पॉलिसी चलाएंगे या फिर वो फिस्कल पॉलिसी चलाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर ये सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं कंट्री का मनी सप्लाई, जिससे कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो भी हो रही है वो कंट्रोल की जा सके। सो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू अ पॉलिसी which is controlled and regulated by Reserve Bank of India in order to control and regulate money supply in an economy। जबकि फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसको सरकार खुद चलाती है। ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट जिसको खुद चला रही है। क्यों चला रही है? जिससे अगेन कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो बेसिकली मोटा मोटा देखें तो मुद्दा दोनों का सेम है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करना है और फिस्कल में भी वही कंट्रोल करना है। बस यहाँ पर कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटीज हैं वो चेंज हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट और फिस्कल पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट। वेरी गुड। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक ट्रिक पे। ये ट्रिक आप लोगों को बहुत काम देगी कि इन्फ्लेशन के टाइम हमें पता है मनी फ्लो बहुत ज्यादा है और डिफ्लेशन के टाइम मनी फ्लो बहुत कम है। तो इन्फ्लेशन के दौरान हम जितने भी मेजर्स अभी पढ़ने वाले उन सबको बढ़ा देंगे एक्सेप्ट 1 और 2 जो मैं आपको एंड में बता दूंगी। और डिफ्लेशन में मनी का फ्लो क्योंकि कम है तो इस दौरान जितने भी मेजर्स हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है बच्चों? डिक्रीज कर दिया जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो इन्फ्लेशन में सारे मेजर्स बढ़ा दो, जय माता दी, सब बढ़ा दो यहाँ पर। डिफ्लेशन में सारे मेजर्स को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अभी पढ़ते हैं अपने मेजर्स। सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप। सुन लो भाई लोगों बहनों भी, कि क्वेश्चन कभी भी आप लोगों का डायरेक्ट नहीं आता कि भैया इंस्ट्रूमेंट्स बताओ मॉनेटरी पॉलिसी के। नहीं, वो आपसे बैंक रेट, रेपो रेट, कोई भी एक आधा टॉपिक पूछेंगे। तो यहाँ सिलेक्टिव स्टडी मत करना, सारी चीजें पूरी डिटेल में पढ़ना। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं भाई
क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर, एक होता है क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव अपने आप में ही बता रहा है समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी यानी पैसे की क्वांटिटी, मनी सप्लाई की क्वांटिटी को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। किसे कंट्रोल करेंगे? यहाँ पर कंट्री की मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कंट्रोल करेंगे। जबकि क्वालिटेटिव मेजर एक ऐसा मेजर है जहां पर पैसे की डायरेक्शन को यानी मनी फ्लो की डायरेक्शन में चेंजेस बनाए जाएं, ऐसी पॉलिसी को हम क्वालिटेटिव मेजर बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? क्वांटिटेटिव जहां पर मनी सप्लाई की क्वांटिटी को नियंत्रण किया जाता है, क्वालिटेटिव जहां पर मनी फ्लो की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला मेजर आता है यहाँ पर बेटा बैंक रेट। बैंक रेट होता है एक वो रेट जहां पर सेंट्रल बैंक लोन ग्रांट करती है कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक को कि उन्हें किसी लंबे समय के लिए वो कोई काम करना था, उसके लिए पैसे लिए हैं, और इसके अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवाई जाती है कमर्शियल बैंक से, अगेंस्ट द कोलेट्रल सिक्योरिटी। जबकि रेपो रेट होता है एक ऐसा रेट जहां पर सेंट्रल बैंक लोन तो ग्रांट करता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है जी, बट विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी, बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो बैंक रेट कौन सा रेट हो गया? एक ऐसा रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन ग्रांट कर रहा है अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म। जबकि रेपो रेट है एक ऐसा रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड दिस इज फॉर शॉर्ट। मेरी बात समझ में आई सारे बच्चों को? अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट चीज कि इन्फ्लेशन के दौरान इस बैंक रेट और रेपो रेट का क्या किया जाएगा। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन मनी फ्लो इज इंक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी, यानी पैसे का फ्लो इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। जब लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो अब सेंट्रल बैंक कहेगा ऐसा है, हम आपका बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज बैंक रेट एंड रेपो रेट। अब क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसे? सेंट्रल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा सेंट्रल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक के खुद के जो रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ पर कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, मनी अवेलेबिलिटी कमर्शियल बैंक की घट जाएगी। जब कमर्शियल बैंक की मनी अवेलेबिलिटी कम होगी तो वो हम जैसे लोगों को यानी हाउस होल्ड्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देंगे। अब हमें अगर कोई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा तो आपको लगता है हम उनसे लोन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हाउस होल्ड्स विल बी डिस्करेज टू टेक लोन्स as a result of which money flow can be controlled in an economy। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू बैंक रेट एंड रेपो रेट। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा बॉस, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे इस क्वेश्चन में, जिसमें आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। चलो जी, मैं कर रही हूँ जूम आउट स्क्रीन, फटाफट से इतने पार्ट का लो आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हमें पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिवर्स रेपो रेट। हर एक पॉइंट का आप लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलोगे, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक्स में बाद में। अब आता है यहाँ पर पॉइंट रिवर्स रेपो रेट। ये एक ऐसा रेट है जहां पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को उधार देती है। अब आप कहोगे मैम ऐसा भी होता है? ऐसे भी उधार दे देते हैं? बिल्कुल देते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज कोई बैंक आपसे कहे
कि हमें लोन दे दो, हम आपको 25% का इंटरेस्ट देंगे, आप कहोगे हाँ भाई मेरे घर का सारा पैसा ले जा लो उठाकर, मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए। सो यहाँ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लालच देते हैं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि आप हमें लोन दे दो। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहेगा आप हमें लोन दे दो लेकिन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको देंगे। तो कमर्शियल बैंक कहेगा हाँ भाई लो, मुझसे उधार लो। तो वही चीज है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल बैंक उस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता, कहता है कि अब कमर्शियल बैंक अगर आप हमें लोन दोगे ना तो हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो कमर्शियल बैंक जो है टेम्प्टेड हो जाते हैं, मतलब इतनी ल्यूक्रेटिव पॉलिसी सुन रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब एक अट्रैक्टिव सी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपको उधार देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक टेम्प्ट हो जाता है उन्हें उधार देने के लिए, टू गिव लोन टू द सेंट्रल बैंक, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक जब पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल बैंक को दे देंगे तो कमर्शियल बैंक के खुद के पास जो पैसे की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली वेरी गुड, कम हो जाएगी। तो कमर्शियल बैंक हम लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। अब अगर हम जैसे हाउस होल्ड को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो जी हम हो जाएंगे डिस्करेज टू टेक लोन, हम कहेंगे हमें नहीं चाहिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार। जब हमारे को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो हम लोन लेना कम कर देंगे या मे भी बंद भी कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास जो पैसे की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब हमारे पास मनी की अवेलेबिलिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और मनी का फ्लो कंट्री में कंट्रोल हो जाएगा। आगे बात समझ में? फटाफट से इस पॉइंट का ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए फटाफट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहाँ से थोड़ा डिटेल में पढ़ते जाएंगे इन चीजों को कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इन डिफ्लेशनरी या इन्फ्लेशनरी गैप, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो कंट्री में है इन्फ्लेशन, चलो वो तो हम बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ओपन मार्केट वर्ड का मतलब होता है हम जैसे लोग यानी जनरल पब्लिक। इस जनरल पब्लिक में लोग आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। किसकी है वो सिक्योरिटीज? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक की। सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी व्हिच फोकसेस इन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ कैश बैलेंस ऑफ पीपल। ये लोगों के कैश बैलेंस को कंट्रोल करता है यानी बढ़ाना और घटाने का काम करता है, ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे बढ़ाया और घटाया जाता है? बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, ISDB। इन्फ्लेशन में सेल और डिफ्लेशन में बाय, ISDB। ये याद रख लेना बच्चों, कभी नहीं भूलोगे। इन्फ्लेशन में सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, डिफ्लेशन में सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, ठीक है। अब देखो इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, डिफ्लेशन तो आप लोग खुद कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इन्फ्लेशन के दौरान ये जितने भी लोग यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है यार, मतलब दे हैव लॉट ऑफ मनी, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सिक्योरिटीज को बेचेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सेल द सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक के पास पैसा है तो जनरल पब्लिक फट से खरीद लेगी इन सिक्योरिटी को। तो जनरल पब्लिक का पैसा जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा, तो आरबीआई सोक कर लेगा इनकी परचेजिंग पावर। इन लोगों ने सिक्योरिटीज खरीद ली तो क्या इनके पास पैसे बचे? नहीं बचे। सो टू सोक देयर परचेजिंग पावर आरबीआई विल सेल द सिक्योरिटीज। तो जनरल पब्लिक्स मनी विल बी सोक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, due to which cash balance of general public will fall। जनरल पब्लिक का कैश बैलेंस फॉल हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मनी फ्लो कैन बी कंट्रोल्ड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच मनी फ्लो कैन बी कंट्रोल्ड। मनी का जो फ्लो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो इतने पार्ट का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलो जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशो। अब यहाँ एक एमसीक्यू भी आता है कई बार, तो ये एमसीक्यू क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो का फॉर्मूला पूछा जाता है। अब आप लोग तो डेफिनेशन याद कर लेते हो, आपको फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, या पढ़ते नहीं हो। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है, पहले ये समझो। कैश रिजर्व रेशो, यहाँ पर वर्ड आया है रेशो। रेशो का मतलब हम दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यानी समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो चीजें आ जाएं, मोटा मोटा बात हम करते हैं, उसे हम रेशो बोलते हैं। अब यहाँ पर है वर्ड कैश रिजर्व, यानी आपके पास, मैंने कहा अपना कैश रिजर्व कर दो, मैंने कहा मेरे पास 200 रुपए, मैंने 50 रुपए रिजर्व करे, तो मैंने क्या कहा 50/200, मैंने अपने पैसे को रिजर्व करा है। कितने? 1/4 पैसे को रिजर्व करा है ना, 1/4, 1/4 का मतलब मैं रेशो की बात कर रही हूँ, जाहिर सी बात है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशो हो गई है। तो 1/4 कैसे निकला, मैंने 50 रुपए 200 में से सेव कर दिए, तो 50 इज द रिजर्व एंड 200 इज द टोटल अमाउंट विच आई हैव। तो ऐसे ही कैश रिजर्व रेशो होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई डिवाइडेड बाय द टोटल डिपॉजिट। कितना टोटल पैसा एक कमर्शियल बैंक के पास है और कितना पैसा वो किसके पास रख रहे हैं, दे आर कीपिंग विद द सेंट्रल बैंक। वेरी गुड। सो minimum amount of cash that commercial bank keeps with RBI divided by total deposit is a formula. Definition कैसे लिखेंगे? It is a ratio of minimum amount of cash that commercial banks has to keep with RBI to the total deposits held with commercial bank. अब देखिए यहाँ पर ये है कमर्शियल बैंक, ये है आरबीआई। यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पर पता है सेंट्रल बैंक को कि भाई साहब इनके पास बहुत पैसा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोज दैट कमर्शियल बैंक हैज हाई मनी, इनके पास बहुत पैसा है, तो कमर्शियल बैंक इनसे ज्यादा कैश रिजर्व रेशो चार्ज करेगा। तो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो, इनको कहा जाएगा कि ज्यादा अमाउंट का कैश रिजर्व रेशो आप हमें दोगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कमर्शियल बैंक को कि हमारे पास आप लोग ज्यादा कैश का रिजर्व रखवाओगे। अब आप लोग खुद से सोचो, इन्फ्लेशन के दौरान मनी का फ्लो कंट्रोल करना है, तो कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया जाएगा। जब कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया जाएगा तो खुद कमर्शियल बैंक के पास जो कैश की अवेलेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कमर्शियल बैंक के पास कैश की अवेलेबिलिटी बच्चों कम हो गई है, तो अगर कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास कैश की अवेलेबिलिटी कम है तो कमर्शियल बैंक हम जैसे लोगों से यानी जनरल पब्लिक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो यहाँ पर मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जिसकी वजह से हम लोन नहीं लेंगे, विल बी डिस्करेज्ड टू टेक लोन्स, as a result of which aggregate demand falls in an economy and money flow can be controlled. आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है बच्चों जो कि है लिक्विडिटी। यहाँ लिक्विडिटी वर्ड का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़े हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स होते हैं वो एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लिक्विड एसेट। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलता है मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट रिजर्व में रखना। जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें कुछ मिनिमम प्रोपोर्शन हम आपको बता रहे हैं और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से रखना पड़ेगा। वो आप फर्दर लोन ग्रांट करने में यूज नहीं कर सकते हो। So it is a minimum amount of liquid assets that commercial banks has to reserve with themselves. अब ये उन्हें सेंट्रल बैंक को नहीं देना है, ये उन्हें कहाँ रखना है, अपने खुद के पास। Divided by total deposits. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? It refers to the ratio of minimum amount of liquid assets that commercial bank reserves to the total deposits held with the commercial bank. अब यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन इसकी लगभग वही हो जाएगी कि इन्फ्लेशन के दौरान ये ज्यादा लिक्विड एसेट्स रखेंगे अपने पास
ज्यादा लिक्विड एसेट्स अभी अपने खुद के पास रखेंगे तो इनका लोन देने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। जब इनकी लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक की, तो ये हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देंगे, हम डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने से। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी और मनी का फ्लो वेरी गुड कंट्रोल हो जाएगा इकोनॉमी से। समझ में आ गई ये चीज। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव मेजर। अब क्वालिटेटिव मेजर भी हमारे बहुत आसान है। मैंने बताया कि क्वालिटेटिव मेजर मतलब द मेजर्स विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मनी फ्लो। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट या लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये चीज समझना बहुत आसान टॉपिक है। मुझे बैंक से लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का, आई नीड लोन फॉर ₹1 करोड़, तो मैं बैंक के पास कोलेट्रल कितने की रख पाऊंगी? 1 करोड़ की नहीं, 1.25, 1.10 या कुछ इतना अमाउंट का मैं कोलेट्रल बैंक के पास रख पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बैंक को भी तो अपनी सहूलियत देखनी है। बैंक आएगा कल को ये पैसा लेकर भाग गई तो फिर मेरा क्या होगा? ये उधार ना लौटा पाई, मेरा क्या होगा? बैंक कहता है 1 करोड़ का लोन हम देंगे, लेकिन अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी को आप गिरवी यानी मॉर्टगेज करवाओ जिसकी कीमत उस 1 करोड़ से ज्यादा। क्यों? ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर सपोज 1 करोड़ मुझे चाहिए और 1 करोड़ 25 लाख रुपए मैंने बैंक के पास रखवाए, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 25 लाख रुपए का। ये 25 लाख रुपए ही लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट बोली जाती है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो कि 1 करोड़ 25 लाख है, ये एक्चुअल वैल्यू है सिक्योरिटी की, और 1 करोड़ क्या है? जितना मुझे लोन ग्रांट करवाया गया है। जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और सिक्योरिटी माइनस द लोन ग्रांटेड, उसी को हम लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो एक बार रीड करते हैं दैट व्हाट लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्चुअली मींस। लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इसको साथ साथ, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन के दौरान इस लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। जो डाउन पेमेंट बैंक को जो भी हम पैसा गिरवी रखवा रहे हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हैं, वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं भाई ज्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा अब आपको। तो जब मिनिमम डाउन पेमेंट जो है वो बोरोवर्स को ज्यादा देनी पड़ेगी, तो हम लोग जो है डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने से। हम लोग क्या होंगे? हम लोग कहेंगे भैया हमें चाहिए नहीं लोन। तो बैंक will ask us to keep more amount of what? They will ask us to keep more amount of collateral security. जब हमें ज्यादा अमाउंट का collateral security रखना पड़ेगा तो हम डिस्करेज हो जाएंगे उस लोन को लेने से। We will be discouraged to take loans. जब हम डिस्करेज हो जाएंगे तो कंट्री में मनी का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन, यहाँ पर वर्ड आया सुएशन। सुएशन का मतलब है प्रेशराइज करना, परसुएड करना, साम दाम दंड भेद सब लगा दो, सामने वाला कन्विंस होना चाहिए, उसको हम परसुएशन बोलते हैं। सो एक मॉरल प्रेशर जब सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, so it refers to the moral pressure which is created on commercial bank by the central bank to follow their guidelines, उसको मॉरल सुएशन बोला जाता है। सो इन्फ्लेशन के दौरान इस मॉरल सुएशन को बढ़ा दिया जाएगा। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये जो मॉरल सुएशन है इसको, इन पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इन्फ्लेशन के दौरान क्या करेंगे? इन पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर देंगे। जब पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो लोगों, ये जो कमर्शियल बैंक है इनकी लेंडिंग पावर कम हो जाएगी। जब लेंडिंग पावर कम होगी तो ये हमारे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे, हम ये लोन नहीं लेंगे कमर्शियल बैंक, एंड दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं ठीक कर देती हूँ, दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे हमारे ऊपर, तो उस वक्त हम लोग लोन नहीं लेंगे। वी विल बी डिस्करेज्ड टू टेक लोन, जिसकी वजह से मनी फ्लो इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाए। अब आता है यहाँ पर लास्ट पॉइंट, क्रेडिट रैशनिंग। बहुत बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होता। रैशनिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रिस्क्राइब्ड फिक्स्ड लिमिट। मैंने कहा मेरे पास 200 रुपए है, 10 रुपए मैं अपने भाई को दूंगी, 5 रुपए मैं अपने किसी दोस्त को दूंगी,
80 रुपए मैं अपनी मम्मी को दूंगी और 80 रुपए मैं अपने पापा को दूंगी, तो हो गए ना लगभग 200 रुपए। तो मेरे पास जो पैसे उनको मैंने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में दिया। मेरे भाई ने कहा कि बहन ऐसा है मुझे 12 रुपए चाहिए, नहीं भाई तेरे लिए 10 रुपए ही थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन किया एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में, उसको रैशनिंग बोला। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, सो इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। हर एक सेक्टर में जब पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करें उसको हम क्रेडिट रैशनिंग बोलते हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में। इन्फ्लेशन के दौरान इस क्रेडिट नीड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है गवर्नमेंट कि बहुत पैसा हो रहा है इकोनॉमी में सेक्टर्स के पास, रिस्ट्रिक्ट कर दो, अब हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट which has to be increased in order to control deflation. डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट रैशनिंग पॉलिसीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट विच इज आर फिस्कल पॉलिसी। अब यहां से हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और डैम्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस। गवर्नमेंट खर्चा करती है ऑन एजुकेशन, ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, ऑन हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट खर्चा करती है डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे और सब्सिडीज देने पे। इन्फ्लेशन के दौरान सरकार को पता है लोगों के पास बहुत पैसा है, सरकार को पता है लोगों के पास पैसा है, तो वो उस टाइम पर पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। They will reduce the public expenditure. जब पब्लिक एक्सपेंडिचर कट डाउन हो जाएगा तो मनी का जो फ्लो है वो विड्रॉ हो जाएगा सर्कुलर फ्लो में से, यानी पैसा जो है वो कम फ्लो होगा इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन। अब आप लोग खुद से सोचो, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है तो सरकार टैक्स को क्या कर देगी? वेरी गुड, बढ़ा देगी। टैक्स होता क्या है? कंपल्सरी पेमेंट जो सरकार चार्ज करती है फ्रॉम हाउसहोल्ड्स एंड फर्म, यानी हम लोगों से और फर्म से जो भी पैसा चार्ज किया जाता है कंपल्सरी मोटिव पे, उसको हम टैक्सेशन बोलते हैं। तो टैक्सेशन को इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ा दिया जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेशन परचेजिंग पावर ऑफ पीपल विल फॉल इन एन इकोनॉमी। वो रिड्यूस हो जाती है परचेजिंग पावर। जब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फॉल होता है, जिससे क्या होगा इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक बोरोइंग। गवर्नमेंट जब हम लोगों से उधार ले, सिर्फ हमसे नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं कंट्री में उनसे उधार ले, सिटीजन से उधार ले यानी लोगों से, उसको पब्लिक बोरोइंग कहा जाता है। सो पब्लिक बोरोइंग आर डन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पीपल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन्फ्लेशन के दौरान लोगों पे बहुत पैसा है लोन देने के लिए, सो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट पॉलिसीज देकर हम जैसे लोगों से वो ज्यादा बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं। सो इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट जो है स्टेप अप करती है पब्लिक बोरोइंग्स। क्या करती है? यहाँ पर वर्ड लिखा है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब इंक्रीज करती है पब्लिक बोरोइंग। जब वो हमसे ज्यादा पैसा ले लेंगे तो हमारे खुद के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब हमारे पास पैसा कम होगा हम डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट विच इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये जरूरी पॉइंट है, इसको समझ लेना। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कंट्री में अगर कमी है उस कमी की पूर्ति करना, उस कमी को पूरा करना। कैसे? पैसे की कमी कब होगी? हमें 200 रुपए मेरी इनकम है और 210 रुपए मेरा खर्चा है, ठीक है ना? आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो मैं वो रुपया कहाँ से लाऊंगी? फ्रॉम हुम विल आई टेक दैट मनी? 10 रुपए मैं कहीं से उधार ही तो लूंगी। सो दैट 10 रुपीज विल बी बोरोड। कहाँ से? आरबीआई से। आरबीआई कहेगा भाई मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो क्या करूं? तो गवर्नमेंट कहती है भाई छाप ले फिर पैसे। तो यहाँ पर वही चीज है। What I am trying to say is that it refers to printing of new currency in order to overcome fiscal deficit when there is fiscal deficit in a country. अब अगर नए नोट देश में छपेंगे तो उससे कंट्री में क्या होगा? मनी का फ्लो बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट इन अ कंट्री, गवर्नमेंट बोरोज फंड्स फ्रॉम आरबीआई, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स आरबीआई प्रिंट मोर करेंसी।
ठीक है ना, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। 2 नंबर में बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी। अब अगर आप नोट ज्यादा छाप रहे हो तो आपको क्या लगता है कंट्री में मनी का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, उस टाइम पर मनी का फ्लो जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उस मनी के फ्लो को कंट्रोल करना जरूरी है। तो इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर देती है इन बोरोइंग्स को। गवर्नमेंट विल रिड्यूस द बोरोइंग्स, जिससे कंट्री में मनी का फ्लो कंट्रोल हो जाए। डबल लाइन बनाकर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं पहले इस पार्ट का जूम आउट कर रही हूँ, ये लीजिए, ये मैंने इतना पार्ट जूम आउट करा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ये लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट का, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, टैक्सेशन से डेफिसिट फाइनेंसिंग, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब आ जाते हैं इस पार्ट पर, क्वालिटेटिव मेजर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Now take the screenshot of this part, moral suasion and credit rationing. Done? Very good. इसी तरीके से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ये याद रख लेना, ISDB। आप कैश रिजर्व रेशियो का स्क्रीनशॉट लो, स्टैट्यूटरी बिल्कुल उसी के जैसा है, ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जो हमने ऊपर ट्रिक पढ़ी थी उसको हम कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट्स पढ़ लिए। इन्फ्लेशन में सारी चीजें बढ़ रही हैं, डिफ्लेशन में सारे मेजर्स डिक्रीज हो रहे हैं, अभी हमने देख भी लिया, एक्सेप्ट कौन कौन से मेजर्स, एक्सेप्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग और क्रेडिट रैशनिंग, इन तीनों में क्या है, उल्टा इफेक्ट चलता है। इन्फ्लेशन के दौरान इन तीनों को कम कर दिया जाता है, ठीक है, बाकी सारी चीजें बढ़ेंगी। इसी तरीके से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन के दौरान सारी चीजें कम हो रही है एक्सेप्ट ऑफ दीज 3। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी, क्रेडिट रैशनिंग भी बढ़ जाएगी। बस ये ट्रिक याद रखना, आप लोग बहुत आराम से अपना आंसर लिख दोगे, क्योंकि लगभग सबकी एक्सप्लेनेशन सेम है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। डिफ्लेशनरी गैप बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट करके लिखिएगा। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन जरूर करके बताइएगा। मैं आप लोगों के डाउट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर डाउट्स। Okay guys, so with this I'm ending the class for today. I hope you have loved the session for today. अगर मेरी क्लास, मेरे चैनल पे जितने लेक्चर्स हैं आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना गाइज। तो मिलती हूँ अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम डे 11 स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर से, which will be national income. So stay tuned with me and with my channel. Okay then, bye all of you and take care.